नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 MCQs, ठीक है, जो कि जीन पियाजे से रिलेटेड हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो इनको ध्यान से लगाइएगा। यह जो भी हम क्वेश्चन लाए हैं यह प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं और यह है पिछले वर्षों में आए हुए पेपर हैं। यह सीटेट और एमपीटेट परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन में दिया गया है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? बताइए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए में दिया गया है 2 अवस्थाएं हैं, बी में दिया गया है 3 अवस्थाएं हैं, सी में दिया गया है 4 और डी में दिया गया है 5। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि जीन पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं दी गई हैं। देखिए, तो जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं दी गई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं जीन पियाजे के अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है संज्ञानात्मक विकास को, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा C4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु है। जो संवेदी गत्यात्मक अवस्था होती है वो कितने से कितने वर्ष की होती है? इसमें 4 अवस्थाओं का विवरण दिया गया है, ठीक है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया है, तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है वह बताना है। ए में दिया गया है 0 से 2 वर्ष, बी में दिया गया है 2 से 7 वर्ष, सी में दिया गया है 7 से 11 वर्ष और डी में दिया गया है 11 से 15 वर्ष या 11 वर्ष से ऊपर। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, जो संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष की आयु होती है। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष की आयु होती है। और यह अवस्था, इसे वस्तु स्थायित्व की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 2 वर्ष। यह इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, देखिए, लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, ठीक है, क्या दिया गया है? लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सीखने का प्रमुख आधार है। तो सीखने का प्रमुख आधार क्या है? ए में दिया गया है परिपक्वता, बी में दिया गया है सामाजिक अंतःक्रिया, सी में दिया गया है दंड और डी में दिया गया है बुद्धि। तो बताइए, लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का प्रमुख आधार क्या है? देखिए, लेव-वाइगोत्स्की शब्द आया है तो लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार तो सामाजिक अंतःक्रिया होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेव-वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है वो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है और बच्चा समाज में रहकर सीखता है, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि ZPD का पूर्ण रूप क्या है? ए, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सी, जोन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट और डी, जीरो प्रोसेस डेवलपमेंट। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ZPD का मतलब क्या होता है? ZPD का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? देखिए, ZPD का पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है? देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो नैतिक विकास का प्रथम स्तर है वह कौन सा है? ठीक है, इन्होंने कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इन्होंने यह बताया है कि बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वो
किन किन अवस्थाओं में होता है, ठीक है, और किस किस प्रकार का विकास होता है, ठीक है। चलिए, ए में दिया गया है उत्तर परंपरागत, बी में दिया गया है परंपरागत, सी में दिया गया है पूर्व परंपरागत और डी में दिया गया है सामाजिक स्तर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं और इन तीनों अवस्थाओं के 2-2 चरण हैं, ठीक है। तो सभी के अगर उपचरण पूछे जाएं, ठीक है, तो इसके उपचरण 6 हैं और इसके चरण कितने हैं नैतिक विकास के, इसके 3 चरण हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम स्तर जो है वो कौन सा होगा, बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, इसका प्रथम स्तर है वो है पूर्व परंपरागत स्तर। कौन सा है, पूर्व परंपरागत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पूर्व परंपरागत, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। ए, अलग विद्यालय होना चाहिए, बी, विशेष शिक्षा होनी चाहिए, सी, सभी के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, डी, केवल मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। केवल मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका समावेशी शिक्षा का अर्थ है किसी भी प्रकार का बालक हो, चाहे वह मंदबुद्धि बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे विकलांग बालक हो, चाहे दृष्टिहीन बालक हो, है ना, चाहे श्रवण बाधित हो, किसी भी प्रकार का बालक हो, वो सभी बालकों के लिए, सभी प्रकार के बच्चों के लिए एक समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी के लिए समान शिक्षा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी के लिए समान शिक्षा देना, ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बी.एफ. स्किनर के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, बी.एफ. स्किनर के बारे में पूछा गया है तो बी.एफ. स्किनर का संबंध किससे है। ए, क्लासिकल कंडीशनिंग से है, बी, प्रचालन अनुबंधन से है, सी, सामाजिक अधिगम से है, डी, नैतिक विकास से है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी.एफ. स्किनर ने किसके बारे में बताया है, ठीक है, बी.एफ. स्किनर ने कौन सा संबंध बताया है और उनका संबंध किससे है, किस अधिगम के बारे में, किस विकास के बारे में, किस अनुबंधन के बारे में और किस कंडीशन के बारे में बताया, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रचालन अनुबंधन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रचालन अनुबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रचालन अनुबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि इवोन पावलोव का सिद्धांत है। इवोन पावलोव का सिद्धांत क्या है। ए, प्रचालन अनुबंधन है, बी, शास्त्रीय अनुबंधन है, सी, अंतर्दृष्टि अधिगम है और डी, संज्ञानात्मक विकास है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, ना तो इनका प्रचालन अनुबंधन है, प्रचालन अनुबंधन किसका है, बी.एफ. स्किनर का है, अंतर्दृष्टि अधिगम भी नहीं है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे से संबंधित है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कि इनका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, यह पिछला पेपर है सीटेट का, ठीक है। शायद मैंने गलती से बोल दिया कि जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें केवल जीन पियाजे से संबंधित ही नहीं बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि सीटेट शायद या तो 2021 के पेपर हैं, ठीक है, 2021, 22, 23 में आए हुए यह क्वेश्चन हैं। तो उसी के आधार पर यह 30 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से लगाइएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सीखना होता है। तो अल्बर्ट बंडूरा के हिसाब से सीखना
किस प्रकार से होता है बताइए। ए दंड से होता है, बी पुरस्कार से होता है, सी अनुकरण से होता है और डी अभ्यास से होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सीखना किससे होता है। तो अल्बर्ट बंडूरा के हिसाब से अनुकरण से। अनुकरण का मतलब होता है एक दूसरे को देख करके सीखना, नकल करके सीखना, ठीक है। एक दूसरे को कॉपी करके सीखना वह अनुकरण कहलाता है, ठीक है। तो अनुकरण से बच्चा अधिक सीखते हैं, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो इनके अनुसार, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुकरण से सीखना, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत किसने दिया। ए अल्फ्रेड बिनेट ने दिया, बी पियाजे ने दिया, सी स्किनर ने दिया, डी कोहलबर्ग ने दिया। तो बुद्धि परीक्षण का विकास का सिद्धांत जो दिया है वह किसने दिया है बताइए, इसका क्या हो जाएगा। देखिए बुद्धि परीक्षण जो IQ परीक्षण का टेस्ट किया था वो बिने ने किया था। किसने किया था, बिने ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। ए गार्डनर ने दिया था, बी थॉर्नडाइक ने दिया था, सी पावलो ने दिया था और डी वाटसन ने दिया था। बताइए बहुबुद्धि जो कि इस सिद्धांत में बताया गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत में कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। किसी में पेंटिंग करने की क्षमता होती है, तो किसी में मूर्ति बनाने की क्षमता होती है, तो किसी में डॉक्टर बनने की क्षमता होती है, तो कोई गणितज्ञ बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, ठीक है, और कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई मास्टर बन जाता है ना। अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कोई नेता बन जाता है, कोई अभिनेता बन जाता है, कोई गायक बन जाता है, कोई हारमोनियम बजाने वाला बन जाता है ना। तो अलग अलग प्रकार की बुद्धि बताई है। तो यह सिद्धांत किसने दिया, यह आंसर बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। देखिए बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, हो जाएगा गार्डनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है अधिगम का स्थानांतरण है। ए ज्ञान का प्रयोग नई स्थिति में, बी स्कूल परिवर्तन, सी विषय परिवर्तन, डी शिक्षक परिवर्तन। अधिगम का स्थानांतरण क्या कहलाता है बताइए। अधिगम मीन्स सीखने का स्थानांतरण क्या कहलाता है। स्थानांतरण का मतलब है जैसे कि हमें थोड़ा सा ज्ञान है और थोड़ा सा ज्ञान और मिला और उसी ज्ञान को मिक्स करके हमने एक नए ज्ञान में प्रस्तुत किया या नए ज्ञान में बदल दिया, तो क्या कहलाता है वो। अधिगम का स्थानांतरण क्या कहलाएगा। स्कूल में परिवर्तन तो होगा नहीं, विषय में परिवर्तन भी नहीं होगा, ना तो शिक्षक में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है कि ज्ञान का प्रयोग नई स्थिति में करना, ठीक है। ज्ञान का प्रयोग नई स्थिति में करना, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि बुद्धि और विकास का मुख्य अंतर है। देखिए बुद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है यह हमको बताना है। ए कोई अंतर नहीं है। देखिए बी में दिया गया है वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक, सी में दिया गया है दोनों समान और डी में दिया गया है विकास केवल शारीरिक। बताइए वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए वृद्धि और विकास में जो मुख्य अंतर होगा, देखिए वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक होता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है एरिक एरिक्सन का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में कितने चरण हैं बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ए में दिया गया है 4, बी में दिया गया है 6, सी में दिया गया है 8 और डी में दिया गया है 10। बताइए कितने चरण हैं एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में।
देखिए एरिक इरेक्शन के सिद्धांत में 8 चरण दिए गए हैं। कितने चरण दिए गए हैं? 8 चरण दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? ए जॉन डेवी ने, बी स्किनर ने, सी पावलोव ने और डी कोहलबर्ग ने। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? जॉन डेवी ने किया था, स्किनर ने किया था, पावलोव ने किया था या कोहलबर्ग ने किया था? देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन किया था वह किया था जॉन डेवी ने। किसने किया था? जॉन डेवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था कि बच्चे जिस हिसाब से सीखना चाहते हैं, बच्चे जिस पद्धति के अनुसार सीखना चाहते हैं, बच्चों को उसी प्रकार से सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि बालकों की रुचि हो, पढ़ने में आगे बढ़ें और उनका पढ़ने में मन लगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म का संबंध किससे है? ए में दिया गया है रटना, बी में दिया गया है सक्रिय अधिगम, सी में दिया गया है दंड और डी में दिया गया है परीक्षा। देखिए रचनावाद में रटना तो बिल्कुल नहीं आएगा, ना तो दंड आएगा और ना ही परीक्षा आएगी। रचनावाद वो होती है जिसमें बच्चे करके सीखते हैं, खुद सक्रिय होते हैं, खुद एक्टिव रहते हैं और खुद करके सीखते हैं, तो सक्रिय अधिगम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि सक्रिय अधिगम। ठीक है, सक्रिय अधिगम से रचनावाद का संबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सीखने को प्रेरणा प्रभावित करती है, बी रुचि प्रभावित करती है, सी वातावरण प्रभावित करता है, डी ऊंचाई प्रभावित करती है। बताइए कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता सीखने को? मीन्स सीखने में अड़चन पैदा नहीं करता। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऊंचाई। देखिए अगर बच्चों को प्रेरणा मिलेगी तो प्रेरणा से तो बच्चे सीखते हैं, बच्चों की रुचि होगी तब भी बच्चे अच्छे से सीखते हैं। और बच्चों को अगर ऐसा वातावरण बनाया जाए ताकि उनका अच्छा मन लगे, वातावरण अच्छा हो, है ना, परिवेश अच्छा हो, तो तब भी वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। लेकिन ऊंचाई बच्चों को सीखने को प्रभावित नहीं करती। ऊंचाई से सीखने की प्रक्रिया को कोई लेना देना नहीं है, ऊंचाई का अधिगम से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या है? ए अलगाव है, बी समावेशन है, सी उपेक्षा है, डी दंड है। डी में दंड दिया गया है। तो बताइए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या जरूरी है, क्या उपयुक्त है? बताइए। देखिए विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे दृष्टिहीन बालक हो गया, दृष्टिबाधित बालक हो गया, है ना, और कुछ लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे अपंग बच्चे, अपाहिज बच्चे, है ना, कुछ भी कहो इनको, है ना, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? समावेशन की आवश्यकता होती है। उनको क्या होती है? समावेशन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कथन जो होगा वो होगा समावेशन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है IQ का पूरा नाम बताना है कि IQ का पूरा नाम क्या है। देखिए IQ का पूर्ण रूप क्या है? ए इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, बी इंटरनल क्वालिटी, सी इंटेलिजेंस क्वालिटी और डी इंटरनल क्वोशिएंट। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा IQ का पूरा नाम है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनल क्वोशिएंट इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है ए सभी समान, बी सभी अलग, सी केवल बुद्धि में अंतर और डी केवल ऊंचाई में अंतर।
बताइए व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है। व्यक्तिगत विभिन्नता समझ लीजिए, ठीक है, जैसे कि कोई दो व्यक्ति हो गए, ठीक है, ये एक यह व्यक्ति हो गया, ठीक है, और एक यह हो गया। यह भारत का रहने वाला है, ठीक है, और यह अमेरिका का रहने वाला है। तो इन दोनों में डिफरेंस रहता है कि नहीं रहता है। वो भाषा भी अलग बोलते हैं, उनका रंग रूप भी अलग होता है ना, उनके मतलब बोलने की शैली अलग होती है, हर चीज़ अलग होती है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता में यानी कि दो व्यक्तियों में विभिन्नता का अर्थ क्या होता है। सभी समान तो नहीं कहा जा सकता, सभी अलग। बताइए बुद्धि में अंतर तो हर प्रकार कोई भी व्यक्ति है तो सभी की बुद्धि में थोड़ा बहुत अंतर होता ही है, ऊंचाई में भी अंतर होता है। लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ बताना है यहाँ पर कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ हो जाएगा सभी अलग, है ना, सब कुछ अलग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी अलग। यह व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है। ए अनुभव से है, बी जैविक विकास से है, सी अभ्यास से है और डी अनुकरण से है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध किससे है। देखिए परिपक्वता का संबंध किससे है, अनुभव से है, अभ्यास से है या अनुकरण से है। देखिए परिपक्वता वो होती है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से एकदम, ठीक है। तो उसका ना तो अनुभव से होता। देखिए अनुभव कभी भी किसी के पूरी तरह से बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अनुभव के आधार पर वो एक दूसरे किसी को शिक्षा दे सकता है, खुद शिक्षा ले सकता है, ठीक है। अभ्यास से भी पूरी तरह, ना तो अनुकरण पूरी तरह। परिपक्वता का संबंध किससे है। परिपक्वता का संबंध जैविक विकास से है, ठीक है। तो परिपक्वता का संबंध किससे है, जैविक विकास से परिपक्वता का संबंध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक विकास, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कक्षा में प्रेरणा बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। ए दंड है, बी प्रशंसा है, सी उपेक्षा है और डी परीक्षा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कक्षा में प्रेरणा बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका, प्रेरणा बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा। प्रेरणा बढ़ाने का दंड होगा क्या, दंड से आप प्रेरणा बढ़ा सकते हैं क्या। उपेक्षा करके प्रेरणा बढ़ा सकते हैं उसकी क्या। परीक्षा करके प्रेरणा बढ़ा सकते हैं, नहीं। इन तीनों को आप मतलब का प्रयोग करके आप कक्षा में प्रेरणा बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका नहीं हो सकता। कहीं कहीं पर हो सकता है लेकिन सर्वोत्तम तरीका होगा प्रशंसा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशंसा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है रचनात्मकता का विकास होता है। बताइए रचनात्मकता का विकास होता है। ए रटने से होता है, बी स्वतंत्र सोच से होता है, सी दंड से होता है और डी डर से होता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। रचनात्मकता का विकास होता है। तो रचनात्मकता का विकास किस प्रकार होता है। देखिए रचनात्मकता का जो विकास होता है वो ना तो रटने से होता है, ना तो दंड से होता है और ना ही डर से होता है। तो यह तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब कौन सा बचा, बी वाला ऑप्शन बचा, तो यही तो राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र सोच से रचनात्मकता का विकास होता है, ठीक है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है बाल विकास का सिद्धांत है। ए निरंतर प्रक्रिया है, बी अचानक प्रक्रिया है, सी स्थिर प्रक्रिया है, डी रुक रुक कर है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाल विकास का सिद्धांत तो देखिए अचानक तो नहीं होती, ना ही स्थिर होती, ना ही रुक कर होती है। यह निरंतर होती ही रहती है। क्या होती है, यह निरंतर होती रहती है। तो बाल विकास का जो सिद्धांत है वो कहता है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर होती है। कैसी होती है, निरंतर होती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है मूल्यांकन का उद्देश्य है।
ए केवल अंक देना, बी सुधार करना, सी डराना, डी तुलना करना। देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना तो मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होगा। मूल्यांकन करके आप बच्चों को डराते भी नहीं हैं, ना ही तुलना करते हैं। कि मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सुधार करना। क्या होता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सुधार करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, सीखना सबसे प्रभावी होता है जब ए बालक सक्रिय हो, बी शिक्षक बोले, सी दंड मिले, डी परीक्षा हो। सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? जब बालक सक्रिय हो, शिक्षक बोले, दंड मिले या परीक्षा हो। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए सीखना तब प्रभावी होता है जब बालक सीखने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए एक्टिव हो, उसका ध्यान लगे, उसका मन लगे, उसकी रुचि हो, है ना, तभी सीखना प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक सक्रिय हो। ठीक है, सक्रिय का मतलब है कि उसका मन लगना चाहिए, उसे वह खुद एक्टिव रहना चाहिए, उसका ध्यान होना चाहिए पढ़ने पर, है ना, सीखने पर, तभी सीखना प्रभावी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, अनुकरण सिद्धांत से संबंधित है। अनुकरण सिद्धांत से संबंधित है ए पियाजे, बी बंडूरा, सी गोहलबर्ग और डी एरिक्सन। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अनुकरण सिद्धांत से संबंधित है। अनुकरण के सिद्धांत से कौन सा संबंधित? देखिए अनुकरण के सिद्धांत से अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है। तो कौन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंडूरा। ठीक है, इनका पूरा नाम अल्बर्ट बंडूरा है। क्या है इनका पूरा नाम? इनका पूरा नाम अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट, है ना, अल्बर्ट बंडूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपन प्रतिक्रिया का संबंध किसने बताया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सबसे पहले तो यह बताना है कि दिया किसने है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ए स्किनर ने, बी पावलोव ने, सी गार्डनर ने और डी बिने ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन उद्दीपन प्रतिक्रिया का जो संबंध बताया है वो बताया पावलोव ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा पावलोव। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पावलोव। पावलोव का संबंध है उद्दीपन प्रतिक्रिया से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 में CCE समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य, CCE का उद्देश्य क्या है? केवल वार्षिक परीक्षा, निरंतर मूल्यांकन, सी केवल मौखिक परीक्षा, डी केवल लिखित परीक्षा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए समग्र मूल्यांकन CCE का उद्देश्य है निरंतर मूल्यांकन। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है कि निरंतर मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतर मूल्यांकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो हम वो भी करवा देते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए परीक्षा पास करना, बी सर्वांगीण विकास, सी अंक लाना और डी प्रतियोगिता। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा पास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है? सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है? अंक लाना मुख्य उद्देश्य होता है? प्रतियोगिता करना मुख्य उद्देश्य होता है? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सर्वांगीण विकास। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 30 क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे, चाहे वो PY हो, MCQs हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो। ठीक है, सभी के क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, बस आप हमें मोटिवेट करते रहना। ठीक है, और हमें सपोर्ट करना। चलिए धन्यवाद।